हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जी के में। तो आज हम 9th क्लास कर रहे हैं। पॉलिटी की 9th क्लास का 5th चैप्टर, जो कि अंतिम चैप्टर है आपके सामने, एनसीईआरटी का। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें हम लोकतांत्रिक अधिकार मतलब हम अपने राइट्स के बारे में जानेंगे, चाहे वो स्वतंत्रता का हो, चाहे वो समानता का हो, अस्पृश्यता का हो, शोषण का हो, धार्मिक से रिलेटेड हो, सभी अधिकारों के बारे में जानेंगे। क्या हम किसी दूसरे राज्य में रह सकते हैं, अपना धंधा खोल सकते हैं या कुछ घर बसा सकते हैं, ये सारी चीजें, ये राइट्स हैं कि नहीं, ठीक है, किस किन किन चीजों के राइट्स हमें प्राप्त हैं, ठीक है, और इन संविधान में हमें दे रखे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आज हम जानेंगे आज के इस चैप्टर में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को। ठीक है मेरे भाई, लोकतांत्रिक अधिकार, डेमोक्रेटिक राइट्स जानते हैं, अधिकार राइट्स होते हैं। लोकतंत्र में अधिकारों की जरूरत क्यों है, ठीक है, और भारतीय संविधान में अधिकार के बारे में जानेंगे, कौन कौन से भी अधिकार है। ठीक है, एक महिलाएं अपने अधिकारों की मांग कर रही है लोगों के द्वारा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैंने बायो दे रखा है, जैसे मैं देता हूं। लोकतंत्र में सरकार के पास जो भी शक्ति होती है वह जनता द्वारा दी जाती है। ठीक है, ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि सरकार की शक्तियों की कुछ सीमाएं भी हों। यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार अपनी लक्ष्मण रेखा मतलब जो लांघे ना, ठीक है, नागरिकों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं। लोकतंत्र में सरकार इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती। लोकतंत्र के अंदर, ठीक है, राजतंत्र में तुम्हें पता था, ठीक है, राजा बैठा, जो लिख दिया, जो दिमाग मांगी वही चालू। इन अधिकारों के कारण हर नागरिकों को एक इज्जतदार जिंदगी जीने का मौका मिलता है, ताकि वह सुखी रहें। ठीक है, बाकी के मतलब समाज का कल्याण हो, उसके लोकतंत्र का मतलब तो यही है, बाकी के नागरिकों को कोई भी तकलीफ न पहुंचे। इस लेसन में, इस चैप्टर में हम जानेंगे कि संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। साथ में यह भी पढ़ेंगे कि इन मौलिक अधिकारों के साथ कौन सी शर्तें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, आज के चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सभी को लिए। ठीक है मेरे भाई, अधिकार के बारे में पढ़ लेते हैं। राइट से लोगों द्वारा सरकार से किए गए दावे, जिन्हें समाज कानून की सहमति प्राप्त होती है, उन्हें अधिकार कहा जाता है। जो भी हमारे दावे होते हैं, जो भी हमारी मांगे होती हैं, ठीक है, वो सभी। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति का बेहिसाब दावा उसका अधिकार नहीं हो सकता। ठीक है, अब अधिकार की मांग कर सको, ऐसा ना है कि तुम कुछ भी मांग लो सरकार से। अधिकार के अर्थ एक समाज से दूसरे समाज से और एक काल से दूसरे काल से अलग हो जाता है। लोकतंत्र में अधिकारों की जरूरत क्यों है? द नीड फॉर राइट्स इन अ डेमोक्रेसी। ठीक है, लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए अधिकार जरूरी होते हैं। हर नागरिक को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार होता है। हर नागरिक को लोकतांत्रिक सरकार का हिस्सा बनाने का भी अधिकार होता है। ठीक है, अधिकार बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों की रक्षा भी करवाता है। ठीक है, अब अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यक नहीं पता तो पीछे चैप्टर पढ़ो। यदि कोई नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अधिकार का हनन कर कोशिश करता है तो स्थिति बिगड़ जाती है। ठीक है, कोई भी। अब पढ़ते हैं भारतीय संविधान में अधिकार, राइट्स इन द इंडियन या इंडिया कॉन्स्टिट्यूशंस। मौलिक अधिकार सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट। सबसे पहले हम मौलिक अधिकार के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। कुछ अधिकार हमारे जीवन के लिए मौलिक होते हैं, इसलिए उन्हें संविधान में विशेष दर्जा दिया जाता है। ऐसा अधिकार को मौलिक अधिकार कहा जाता है। ठीक है, जो हमारे मौलिक है, जो हमें चाहिए, जो हमारी मांगों को पूरी कर सके। ठीक है, भारत के संविधान द्वारा निम्नलिखित मौलिक अधिकार दिए हैं, जैसे कि समानता का अधिकार। ठीक है, एक दूसरे को समान रहे, चाहे अमीर हो गरीब हो, उनमें एक समान देखे जाए सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये सभी चीजें मैंने स्टार्टिंग में बता चुका हूं आपको। समानता का अधिकार सबसे पहले पढ़ते हैं, राइट टू इक्वालिटी। सरकार किसी भी नागरिक को कानून की नजर में समानता के अधिकार को वंचित नहीं कर सकती। भारत के कानून की नजर में हर भारतीय नागरिक, प्रधानमंत्री से लेकर एक गरीब खेतिहर मजदूर जो मजदूर होता है, एक समान है। यहाँ की कानून किसी भी दो व्यक्तियों के बीच सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर भेद नहीं कर सकती। ये मौलिक अधिकार मैंने दे रखे, इन पट्टियों को पढ़ लेना आप। हर नागरिक को सार्वजनिक स्थानों की सुविधाओं के इस्तेमाल का समान अधिकार है। कहीं भी कोई भी कुछ भी कर सकता है। सार्वजनिक स्थलों और सुविधाओं के कुछ उदाहरण, जैसे पूजा के स्थल, स्नान घाट, सड़क, सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक कुएं आदि दिए हुए हैं, जिनका इस्तेमाल करेगा कौन? ये सार्वजनिक मतलब सरकारी जो है। ठीक है, हर नागरिक को सरकारी नौकरी के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए समान अधिकार। ऐसा नहीं किसी प्राइवेट में बढ़ जाओ और अपनी दबंगी शुरू कर दो। ठीक है, लेकिन समाज की दबंगी वहां भी ना करनी गवर्नमेंट में। लेकिन समाज के कुछ वर्गों के लोगों को इसके लिए विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। यानी इन नौकरियों में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, महिलाएं, विकलांगों को आरक्षण दिया जाता है। जैसे पता है
पीछे ही मैं बता चुका हूँ। कुछ लोगों को लगता है कि आरक्षण तो समानता का अधिकार से अलग है, लेकिन संविधान निर्माताओं का मानना था कि जिन लोगों ने हजारों वर्ष से दबाए जाने का अभिशाप झेला है, उन्हें समाज में आगे बढ़ाने के लिए विशेष सुविधा की जरूरत होती है। इसलिए ऐसे लोगों को आरक्षण की सुविधा दी जाती है ताकि वे अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधार सके। जो पिछड़े वर्ग उनके लिए काफी सुविधाएं की गई हैं, आपको पता भी होगी। छुआछूत के किसी भी रूप में प्रतिबंध है, यह एक दंडनीय अपराध है, छुआछूत का अभिशाप की तरह है। आज भी बहुत स्थानों पर सवर्ण लोग दलितों की छाया भी से भी दूर रहते हैं। आज भी कई गांवों में दलितों के साथ बहुत भेदभाव किया जाता है। पुराने जमाने में स्थिति अधिक खराब थी, उसी की अभी महक चढ़ी हुई है कुछ लोगों में। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। अब यही टॉपिक में मैं कितने एग्जांपल दे दूं, फिर लंबी क्लास हो जाएगी, वही है कि बकवास कर रहा हूं बस। ठीक है, मुझे मतलब है कि आपके समझ में आना चाहिए, प्रॉपर सरल लैंग्वेज है। ठीक है, लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल है, पढ़ने में एक एक वर्ड आपके समझ में आ रहा हो। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम के बारे में जानेंगे कि स्वतंत्रता के अधिकार का मतलब कि हम बिना किसी दखल अंदाजी के, खासकर सरकार के दखलंदाजी के, जो करना चाहे कर सकते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार के तहत निम्नलिखित अधिकार जैसे कि अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो लोगों के पास है। अभिव्यक्ति की आजादी लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है, जो कि आमतौर पर आपको देखने को मिलता होगा। ठीक है, फ्रीडम अभिव्यक्ति की आजादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ओ क्या क्या रोडे मचाए। किसी भी मुद्दे पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। हर व्यक्ति को विभिन्न तरीके से अपना मत रखने की आजादी होनी चाहिए। ठीक है, और है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी कुछ शर्तों के साथ मिलती है। अपना मत व्यक्त करते समय आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि जिससे जनता में आक्रोश, हिंसा फैले, किसी समुदाय की भावना आहत हो, आहत हो जा। आजकल आप किसी को देश के खिलाफ विरोध करने के लिए नहीं उकसा सकते। आप बिना किसी आधार के किसी को बदनाम नहीं कर सकते। इन सभी नियमों का पालन करना होगा, नहीं तो जनता में आपस में बाजा जूता। ठीक है, शांतिपूर्ण ढंग से जमा करने होने की आजादी। ठीक है, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की आजादी, सुन लो, फ्रीडम टू असेंबली पीसफुल्ली। कई ऐसे मुद्दे होते हैं जब किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों के समूह को जनसभा करने की जरूरत हो, जैसे कि जनसभा होती है मांगे पूर्ण करने के लिए। ठीक है, उसी में कभी कभी दंगे भी हो जा। ठीक है, ये जो जनसभाएं होती है दंगा का रूप न ले ले। ठीक है, बहुत सी ऐसी कुछ चीज देखने को मिलती है आमतौर पर। कोई भी व्यक्ति ऐसा जनसभा कर सकता है, लेकिन उसे यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि ऐसी सभा शांतिपूर्ण हो और हिंसा न भड़के। ठीक है, किसी भी जनसभा का जुलूस से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। रैली या जनसभा में कोई भी हथियार लेकर नहीं जा सकता। अगर हथियार लेगा तो वही दंगे होंगे और एक दूसरे काटेंगे पीटेंगे, फिर सरकार डंडा करेगी। संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनियंस। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, संगठन बनाने का और संघ बनाने की हमें आजादी है, स्वतंत्रता है। मजदूर और पेशेवर लोग अक्सर संगठन और संघ बनाते हैं। मजदूरों की बात रखने के लिए देश में कई ट्रेड यूनियन है। अपने हितों की बात करने के लिए पेशेवर लोगों की यूनियन बनाते हैं, जैसे कि डॉक्टर, व्यवसायी, वकील आदि। ये सभी आपस में संगठन या संघ बनाते हैं जिससे इनकी मांगों को पूरा किया जाता है। देश में कहीं भी आने जाने और रहने बसने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मूव एंड रिसाइड एनीवेयर इन द कंट्री। ठीक है, हर नागरिक को देश के किसी भी भाग में आने जाने की आजादी है। कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी हिस्से में रह सकता है, बस सकता है, काम कर सकता है अपना। इस स्वतंत्रता के कारण लोगों की आजीविका की तलाश में दूसरे स्थान पलायन करने की सुविधा मिलती है, और गांव से कई गरीब आजीविका की तलाश में और अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के उद्देश्य से शहरों की ओर पलायन करते हैं। लेकिन भारत के कुछ हिस्सों में भारत के दूसरे भाग के लोग स्थायी निवासी नहीं बन सकता है। ठीक है, आपातकाल में जैसे दुश्मन देश में आक्रमण की संभावना की स्थिति में इस आजादी पर अंकुश लगाए जा सकते हैं। इन चीजों को मैं आर्टिकल के थ्रू में बताऊंगा आपको। ठीक है, ये चीजें क्या है। कोई भी काम करने, धंधा चुनने या पेशा अपनाने की आजादी, फ्रीडम टू एनी वर्क, चूज ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन। ठीक है, कोई भी नागरिक अपनी पसंद का कोई भी पेशा चुन सकता है। इस आजादी से यह सुनिश्चित होता है कि वह व्यक्ति अपनी प्रतिभा का पूरा इस्तेमाल कर रहा है या कर सकता है या कर पाए। कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता समझौता नहीं किया जा सकता। इसके अलावा संविधान ने जीने का अधिकार भी दिया है, जिसका मतलब है
जब तक किसी अदालत की मौत की सजा न मिले किसी के जीवन को खत्म नहीं किया जा सकता। इसका यह मतलब होता है कि बिना उचित कानून अनुमति के पुलिस की गिरफ्तारी नहीं कर सकती, और यदि किसी की हिरासत में लिया जाता है तो गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस को इन बातों का पालन करना पड़ता है जो कि है। ठीक है, पुलिस उस व्यक्ति को हिरासत के कारण बारे में सूचित करेगी। 24 घंटे के भीतर पुलिस की उस व्यक्ति को किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। हिरासत में लिए व्यक्ति के पास वकील में संपर्क करने और अपने अपने वकील ठीक करने का अधिकार होता है। अब शोषण के खिलाफ अधिकार क्या था? राइट अगेंस्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन जो होता है, ठीक है, शोषण, यह अधिकार 3 बिंदुओं के केंद्रित होता है जो नीचे, जैसे कि मानव तस्करी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मनुष्य का गुलाम के तौर पर या फिर अनैतिक कार्यों के लिए तस्वीर नहीं की जा सकती, तस्करी नहीं की जा सकती। तस्करी जो दास होती है, पहले दास पर प्रथा थी ना, मैंने बताया था आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट यूरोप साम्राज्य, फ्रांस साम्राज्य में काफी हद तक चढ़ा था। ठीक है, जिस बच्चे ने हिस्ट्री में ये क्लासेस नहीं ली, मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं प्रॉपर तरीके से, पॉइंट वाइज। ठीक है, यह अधिकार मुख्य रूप से महिलाओं को देह व्यापार में धकेलने और रोकथाम करने के लिए बनाया गया था या बनाया गया है। बंधुआ मजदूरी, बॉन्डेड लेबर, संविधान ने बेगार या बंधुआ मजदूरी पर पाबंदी लगा दी थी है। और यदि कोई व्यक्ति को बिना पगार या कोई बहुत से कम पगार पर काम करने के लिए बाध्य किया जाता है तो ऐसे काम का बेगार कहते हैं, बेघर कहते हैं। यदि बेगार लंबे समय तक चले तो उसमें काम करने वाला बंधुआ मजदूरी कहलाता है। ठीक है, ये जो आपको देख रही है महिलाएं बेचारी अपने काम करती हुई। ठीक है, बाल श्रमिक, चाइल्ड लेबर, पूरे देश में बाल संपर्क पर प्रतिबंधित है और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को खतरनाक कामों में नहीं लिया जा सकता, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती हैं, ठीक, कारखाने होते हैं। जैसे कि कारखाना में, रेलवे स्टेशन, ढाबों पर आदि सरकार के प्रयासों के कारण आज खतरनाक जगहों पर बीड़ी निर्माण, फटाखा फैक्ट्री, चूड़ी फैक्ट्री आदि बाल श्रमिक बहुत कम नजर आते हैं। ठीक है, इन पर प्रतिबंध लगा चुका है, प्रतिबंध लगा दिया इन चीजों को। मैंने आपको कौन से एक्ट में, किस एक्ट में, सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कहां पर? आर्टिकल में, सॉरी। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में जानेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स। संविधान ने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया है। इस अधिकार के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद के धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र होता है और नागरिक के धार्मिक मामलों में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करती। हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने और उस पर आचरण करने, उसका प्रचार प्रसार करने की आजादी है, लेकिन कोई भी आदमी किसी भी तरीके से आदमी को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य नहीं कर सकता। कोई अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन के लिए स्वतंत्र है। और धार्मिक स्वतंत्रता का यह मतलब नहीं है कि धर्म के नाम पर आप कुछ भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कोई भी किसी विधवा के सर मुंडवाने के लिए सफेद साड़ी पहनने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, जैसे पहले होता था। आपने सुना होगा सती प्रथा थी पहले। ठीक है, बाल विवाह थे, जो जो ये सभी चीजें, नियम कानून जो बनाए गए थे, इनको सभी को तोड़ा गया था। ठीक है, सरकार या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान किसी धर्म का प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन निजी संस्थान ऐसा करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। निजी मतलब प्राइवेट। ओके मेरे भाई। संस्कृत और शैक्षिक अधिकार, ठीक है, हर अल्पसंख्यक समूह को अपनी अनूठी संस्कृति को बचाए रखने और उसे बढ़ावा देने का अधिकार है। अल्पसंख्यक का मतलब है केवल धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं होता है, बल्कि भाषाई या सांस्कृतिक अल्पसंख्यक भी हो सकते हैं। जैसे कि तेलुगु भाषा लोग आंध्र प्रदेश में बहुसंख्यक है, लेकिन कर्नाटक में अल्पसंख्यक है। सिख धर्म के अनुयायी पंजाब में बहुसंख्यक है, लेकिन दिल्ली और हरियाणा में अल्पसंख्यक है। यदि कोई अल्पसंख्यक समूह अपनी भाषा में शिक्षा प्रदान करना चाहता है तो उसकी स्वतंत्रता मिली हुई है। ऐसा उस समूह की अनूठी भाषा और संस्कृति के संरक्षण के लिए जरूरी हो सकता है। ठीक है, सरकारी शिक्षण संस्थान धर्म या भाषा के आधार पर किसी प्रवेश देने में मना नहीं कर सकता। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, जैसे कि राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडाइज। ठीक है, जब किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो पीड़ित व्यक्ति को उसकी संवैधानिक उपचार का अधिकार मिला हुआ है। सही है, अपनी शिकायत की सुनवाई के लिए वह व्यक्ति अदालत में जा सकता है। ठीक है, जैसे कि आर्टिकल 226 के हाई कोर्ट जा सकता है, 32 से सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। मैंने बताया ना आपको। सरकार को कोई भी अंग, विधायिका हो, कार्यपालिका या कोई अन्य सरकारी संस्था मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकती। मौलिक अधिकारों के किसी भी प्रकार का उल्लंघन होने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जनहित याचिका PIL की फुल फॉर्म मुझे बताना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, दाखिल कर सकता है। जनहित याचिका का एक हथियार है जिसकी मदद से कोई भी व्यक्ति अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है और ऐसी स्थिति में उसे सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार मिलता है। अधिकारों का बढ़ता दायरा, जब हमारा संविधान लिखा गया था तब
समय बहुत बदल चुका है, तब से समय बहुत बदल सका। आज की बात कर रहा, समय समय पर नई मौलिक अधिकारों की मांग उठती रहती है। इनमें कई मांगे मौलिक अधिकार दायरे में शामिल भी किया गया है, जैसे कि शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बन गया, और सूचना का अधिकार RTI को भी शामिल किया गया है। ठीक है, सूचना के अधिकारों के अनुसार अब कोई भी व्यक्ति सरकारी विभाग या सरकारी अधिकारों कामकाज में ब्यौरा मांग सकता है। ठीक है मेरे भाई, इस अधिकार के लागू होने के बाद सरकारी विभागों में पारदर्शिता आई है। ठीक है, राष्ट्रीय मानव अधिकार, इसके बारे में मैंने आपको PDF दे दी है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1993 में ये आया था। ठीक है, अब हम चलते हैं सीधा क्वेश्चनों पे। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। मौलिक अधिकार हमारे संविधान की आत्मा है, यह किसका मानना है? भारतीय संविधान की, निर्माताओं की, प्रधानमंत्री की या संसद की? तो भारतीय संविधान की है। ठीक है, और से गलत हो जाते हैं मेरे भाई, तो ए इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में किया गया है? ठीक है, अब ये पार्ट 1 ये चीज मैंने बताई नहीं है, 2, 3। ठीक है, तो तीसरे भाग में हमारा भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है, जो कि 13 से और कितने तक है? 35 तक। ठीक है, ये 24 है टोटल। क्या मौलिक अधिकार 6 प्रकार में है। भारतीय संविधान में मौलिक कितने प्रकार के हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, स्वतंत्रता के अधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? स्वतंत्रता के अधिकार भाई 19 से 22 में है। ठीक है, समानता आपके 14 से 18 है। ठीक है, फिर स्वतंत्रता है, फिर आपका जो शोषण है, फिर आपका धार्मिक है। ठीक है, ये आप ध्यान कर लेना, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। 14, 13 तो याचिका दर्ज है। ठीक है, उनको मैं जब आर्टिकल चलेंगे ना, उसको मैं आराम से करवा दूंगा कि 13 क्या है और 13 और 36 में क्या अंतर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, उसी वक्त बताऊंगा। संविधान के किस अनुच्छेद में समानता के अधिकारों का प्रयोग किया गया? तो 14 से 18 इंपॉर्टेंट है। शोषण के लिए विरुद्ध अधिकार 23 से 24 है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट चलते हैं। धार्मिक अधिकारों को 25 से 29 है, ये देख लेना आप। धार्मिक 25 से 28। ठीक है, 25 से 28 द राइट आंसर। और संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? संवैधानिक की बात हुई है तो 29-30 में संवैधानिक है। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है। संविधान में कौन से अनुच्छेद द्वारा छुआछूत की समाप्ति की गई? आर्टिकल 17। ये मैंने प्रैक्टिस सेट में भी करवाया आपको। अमेरिकी फौज ने विश्व भर के विभिन्न स्थानों से कितने लोगों को पकड़ा था? ठीक है, ये एक अलग से क्वेश्चन है, इसको इंसर्ट कर लेने, मैंने वैसे डाल दिया है। ठीक है, तो इसी के साथ मेरी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ये जो क्लास है, जो 5th क्लास है, 5th चैप्टर है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। आर्टिकल वाइज मैंने आपको बता दिए हैं सब कुछ। ठीक है, और जब मेरे नया बैच चलेगा तो उसमें आर्टिकल के थ्रू एक से अच्छे संविधान को पढ़ाता हुआ चलूंगा। इसकी जो बेसिक है संविधान की, जो जो पॉलिटी की जो बेस है, पॉलिटिकल साइंस, जो मेन पॉलिटिकल साइंस कहलाती है, वो 6 to 10 तक की होती है NCERT। उसका बेस मैं आपके दिमाग में बैठा रहा हूँ। ठीक है, जिसमें 9th चैप्टर 9th क्लास आज की आप समाप्त हो चुकी है, और कल से हम 10th क्लास पर शुरू होंगे। फिर उसके बाद जब ये मेरा बैच समाप्त हो जाएगा तो आपके सामने मैं MCQ लाऊंगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। बहुत अच्छे तरीके से हम करेंगे, क्योंकि जून चलने वाला है और 1 महीना रह जाएगा आपके एग्जामों का। ठीक है, इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो चैनल को, जिससे आपको पता चलती रहे कब क्या क्या कौन कौन सी क्लासेस चल रही हैं मेरी। ठीक है।